राजीव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री का सबसे पहले हमको जानना पड़ता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल्स में देखते हैं कि केमिस्ट्री का शुरुआत भी हमारा यहीं से माना जाता है कि केमिस्ट्री का जो शुरुआत हुआ है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही माना गया है। कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं, तो एटम का जो स्ट्रक्चर होगा, एटॉमिक मतलब हो गया हमारा एटम और स्ट्रक्चर मतलब हो गया उसका बनावट, कि कोई भी एटम हमारा कैसे बना हुआ है, इसी चीज को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कि ये एटम हम किसको कहते हैं, एटम हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, नाम क्या होता है बाद में बताएंगे, इसका पूरा एक चार्ट बना करके देंगे। एटम हम किसको कहते हैं, तो एटम को उन्होंने डिफाइन किया कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट particle which cannot be broken further। कि मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वह सबसे छोटा यूनिट which cannot be broken further, जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता है। मान लेते हैं कि समथिंग इस प्रकार से, देखो कि एक साइंटिस्ट ने आकर के ये परिभाषा दिया, तो कैसे दिया, मान लेते हैं कि समथिंग हमारा कोई चीज इस प्रकार से बना हुआ है, इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई चीज है या कोई सब्सटेंस है। इस वस्तु को उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ते गया तोड़ते गया तोड़ते गया, तोड़ते तोड़ते एक बार ऐसा आएगा जब इसका तोड़ते तोड़ते सबसे छोटा सा एक पार्ट बच जाएगा। या मान लेते हैं हम हाथ में पेपर लेते हैं, पेपर का एक टुकड़ा लेते हैं, तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जिस समय क्या होता है कि सबसे छोटा पार्ट हमको बच जाता है। उस समय अगर हम तोड़ना भी चाहे इसको तो वो हमसे नहीं टूट पाएगा, वो नहीं टूटेगा आगे जाकर के। तो वही जो सबसे छोटा पार्ट है जिसको आगे तोड़ना मुश्किल है, आगे हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसी को क्या कहा गया, एटम कहा गया। लेकिन इनका परिभाषा आगे जाकर के थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। जब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं तो वो बोलते हैं ये बात तो सही है कि एटम जो है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये बात उनका गलत हो गया कि जिसको कि कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, इस बात को उन्होंने गलत कर दिया, बोला ये बात गलत है, ये नहीं मान सकते हैं। तब उन्होंने इस बात को करके दिखाया कि आगे भी एटम को तोड़ा जा सकता है। और उसने एटम को कैसे तोड़ा, तो उसने एटम को 3 भाग में बांट दिया, एटम को 3 पार्ट निकाल दिया तोड़ करके। एक का नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम उसने बनाया प्रोटॉन, और तीसरा हो गया हमारा न्यूट्रॉन। तो बोला एटम को भी हम तोड़ सकते हैं, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है आपका उसको भी हम तोड़ सकते हैं, और उसको 3 प्रकार से तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस चार्ज होगा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा ये प्लस चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। अब एक एक करके इसमें देखते हैं कि आगे किस प्रकार से बताया है, आगे कैसे। तो अब कोई भी एक एटम, हम समझ गए कि एटम क्या है, तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल, मान लेते हैं ये सबसे छोटा है, तो इसी को हम एटम कहेंगे। कि किसी भी वस्तु का, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर को तोड़ते तोड़ते एक बार सबसे जो छोटा पार्ट बचेगा, सबसे छोटा पार्ट, वही हमारा क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। और फिर एटम को जब हम तोड़े तो एटम 3 प्रकार से टूटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आगे जाकर के फिर इसको बताया गया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूट्रॉन कहां रहता है। तो इसके लिए उसने एटम का एक स्ट्रक्चर बना दिया। एटम का स्ट्रक्चर कैसे उसने बनाया, तो जब आप इतना छोटा पार्टिकल है तो इसको तो मान लेते हैं आप देख नहीं सकते हैं इसके अंदर क्या है नहीं है, तो उसने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से बड़ा किया, और बड़ा करके जब देखा तो इस प्रकार से इसका कुछ स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में, कि इस प्रकार से ये बना हुआ है, इस प्रकार से ये बना हुआ है, इस प्रकार से उसने इसका एक बनावट दिया। इस प्रकार से बोला कि इस प्रकार से हमारा एटम क्या है, बना हुआ है। सबसे जो अंदर वाला भाग है, सबसे अंदर वाले भाग को न्यूक्लियस कहा गया, एन लिख देते हैं यहां पे, सबसे अंदर वाला भाग को न्यूक्लियस कहा गया। तो न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या क्या होगा, तो न्यूक्लियस के अंतर्गत चला गया क्या, किधर गया, वीडियो ऑफ में हुआ।
तो उसके बाद सबसे अंदर वाला भाग में जो होता है, सबसे अंदर वाला भाग को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, सबसे अंदर में जो रहता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज समाया हुआ रहता है, क्या सब रहता है, तो हमारा इसमें जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते रहता है। जैसे ये इसका ऑर्बिट कहलाएगा, तो इस ऑर्बिट पे न्यूक्लियस जो है अपना रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। ये सब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कहां घूम रहा है, तो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो सबसे अंदर में हमारा न्यूक्लियस हुआ, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को ऑर्बिट कहते हैं, वो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो सबसे पहला जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के सबसे पास, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिट को सबसे पहला ऑर्बिट कहा गया है, और इसका नाम जो रखा गया है, इसका नाम के रखा गया है। इसके बाद दूसरा जो ऑर्बिट है इसका नाम एल रखा गया है। उसके बाद तीसरा जो ऑर्बिट है इसका नाम एम रखा गया। उसके बाद चौथा जो ऑर्बिट है उसका नाम एन रखा गया है। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, ऑर्बिट का नाम रख लिया कि ऑर्बिट हम किसको कहते हैं, तो ऑर्बिट जो जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है, इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन के में, एल में, एम में और एन में। अब यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं कि सबसे पहला नंबर का जो ऑर्बिट है, सबसे पहला नंबर का जो ऑर्बिट है, सबसे पहला नंबर का ऑर्बिट का नाम क्या है हमारा, के। दूसरे नंबर के ऑर्बिट का नाम क्या है, एल। तीसरे नंबर के ऑर्बिट का नाम क्या है, एम। और चौथे नंबर के ऑर्बिट का नाम क्या है, एन। ये ऑर्बिट बना लिया कि पहला नंबर का जो ऑर्बिट होगा उसका नाम के होगा, दूसरा नंबर का जो होगा एल होगा, तीसरे नंबर का एम होगा और चौथे नंबर का एन होगा। बोला कि सब ऑर्बिट में भी क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है। अब सब ऑर्बिट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रूम है, रूम के अंदर हमने क्या किया, और भी रूम बना लिया, छोटा छोटा रूम बना लिया, तो वो रूम नहीं कहलाएगा, वो सब रूम कहलाएगा। तो उसी प्रकार से ऑर्बिट के अंदर भी एक घर होता है जिसको सब ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ पे हम सब ऑर्बिट लिख देते हैं, सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट क्या होता है कि के के पास सिर्फ एक सब ऑर्बिट होता है जिसका नाम एस होता है। एल के पास दो सब ऑर्बिट होता है, एस और पी। एम के पास तीन सब ऑर्बिट होता है, एस, पी और डी। और एन के पास चार सब ऑर्बिट होता है, एस, पी, डी और एफ। इस प्रकार से सब ऑर्बिट बना लिया गया कि ये जो है हमारा ऑर्बिट है, और ऑर्बिट के अंदर भी एक ऑर्बिट होता है जिसको हम सब ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट का दूसरा नाम, ऑर्बिट का दूसरा नाम जो होता है, ऑर्बिट का दूसरा नाम सेल भी कहा जाता है, SHELL सेल। तो उसी प्रकार से सब ऑर्बिट का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि सब सेल होगा, इसको सब सेल भी कहा जाता है। या तो हम ऑर्बिट कहेंगे, या तो हम सेल कहेंगे, या तो सब ऑर्बिट कहेंगे, या तो हम सब सेल कहेंगे। आगे फिर देखते हैं कि इसमें क्या सब होता है। अब जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास के ऑर्बिट है, ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। तो जो जितना छोटा रहेगा उसमें उतना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो जितना बड़ा रहेगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है कि किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे हम निकालते हैं, तो एक फार्मूला दिया गया है जिस फार्मूला का नाम है 2n²। n यहाँ पे क्या है, तो n यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला नंबर का इलेक्ट्रॉन है, पहला नंबर का हमारा ऑर्बिट है k, तो k में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला बैठाएंगे 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। दूसरे नंबर का ऑर्बिट हमारा एल है, यहाँ पे फार्मूला बैठाएंगे 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो एल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरे नंबर का ऑर्बिट हमारा हो गया एम, 2 × 3 का स्क्वायर तो 2 × 9 18। और चौथे नंबर का हमारा हो गया एन, 2 × 4 का स्क्वायर 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब है के ऑर्बिट जो है, के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है।
m ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और n ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, मतलब किसी भी ऑर्बिट का कैपेसिटी है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो सकता है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि आगे जाकर के क्या किया। अब हमारा ये जो ऑर्बिट है यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारा। जैसे मान लेते हैं कि हमने देखा कि k के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, l के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 8, m के पास 18 और n के पास 32। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास जो होता है, इस k के पास सब ऑर्बिट जो होता है, एक ही सब ऑर्बिट होता है s, और l के पास 2 सब ऑर्बिट होता है s और p, m के पास 3 सब ऑर्बिट होता है s, p और d, और n के पास 4 सब ऑर्बिट होता है s, p, d और f। अब हम इसमें हम इलेक्ट्रॉन को बैठाते हैं कि किस घर में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा। तो k ऑर्बिट के पास सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही सब ऑर्बिट है, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन s में जाकर के बैठ जाएगा। इसका मतलब s में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो 2 हो सकता है, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। फिर हम यहाँ पे जितना भी s है सारे s में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे कि 2 से अधिक नहीं हो सकता है। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन s में बैठ गया, 6 इलेक्ट्रॉन बचा वो p में बैठेगा। अब इसमें भी p में हर जगह 6 इलेक्ट्रॉन ही बैठेगा। उसके बाद देख रहे हैं इसके पास 18 है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन बैठ चुका है, तो यहाँ पे बचा 10, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन डी में बैठेगा। इसके पास 32 है, तो देख रहे हैं कि 6 2 8 2 10 18 इलेक्ट्रॉन हमारा बैठ चुका है, तो हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बचा 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारा किस में बैठेगा, F में बैठेगा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं, बनावट देखते हैं कि S का कैसा होता है, P का। तो देखो S का जो स्ट्रक्चर होता है, S का स्ट्रक्चर होता है हमारा कुछ इस प्रकार से, ऐसा रहता है S का स्ट्रक्चर। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बैठता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज बैठता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज बैठता है। फिर P का जो होगा, P में इस प्रकार से होता है, 3 घर होता है P में। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, पहले सारे घर में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बैठेगा और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज बैठेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हमारा बैठ गया। डी में 5 घर होगा, पहले सब घर में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, उसके बाद सारे घर में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बैठेगा। और इसी प्रकार से एफ का जो हम बनाएंगे, एफ में हमारा कुछ इस प्रकार से 7 घर होता है। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे सारे घर में, और जब क्लॉकवाइज बैठ जाएगा तो उसके बाद फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, बैठता है किसी भी घर में, जो एस में बैठे, पी में बैठे, डी में बैठे या एफ में बैठे, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इसी प्रकार से हमारे घर में बैठता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का टोटल डिटेल्स हो गया कि हमारा कोई भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हम दे सकते हैं, कितना रह सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिट में कितना रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा टोटल विधि है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखें कि एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, इस प्रकार का एटम का स्ट्रक्चर होता है। और सबका नाम हमने बताया कि सबका नाम क्या होता है, तो पहला का नाम K होता है, L होता है, M होता है और N होता है। K में हमने देखा कि K में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, L में 8 रहेगा, M में 18 रहेगा और N में 32 रहेगा। उसके बाद प्रत्येक ऑर्बिट के पास अपना एक सब ऑर्बिट होता है। तो K के पास जो है 1 है, S, L के पास 2 है, S और P, M के पास 3 है, S, P, D और N के पास 4 है, S, P, D और F। इसमें हमने देखा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन बैठता है S में, P में, D में, F में, किस तरह से ये बैठता है। ये टोटल डिटेल्स हो गया हमारा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का।